चलो ध्यान दीजिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, याद है? पिछले क्लास में पढ़ रहे थे ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, जिसमें एक तरीका हम बता दिए थे आपको, नहीं कि जो ब्रीडिंग आर्क मेथड होता है, ब्रीडिंग आर्क मेथड, उसके द्वारा जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं, जिसके कारण उन लोगों पर क्या आता है, सेम चार्ज चला आता है। एक हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरे पे आते हैं। दूसरा हम लोग को लिखा हुआ है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? लिख रहा है कोलॉइडल पार्टिकल्स एडजॉर्ब दोज आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन विच इज कॉमन टू इट्स ओन लैटिस। ध्यान रखना है, ये बोल रहा है कि कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल उसी आयन को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करेगा जो उसके लैटिस से कॉमन आयन होगा, जो उसके लैटिस से कॉमन आयन होगा। समझते हैं इसका मतलब क्या है? देखो तो यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। समझ लो। चलो देखो तो देखा जाए, यहां पर देखो तो ध्यान से, यहां क्या लिखा हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 ले लो, प्लस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड का मतलब हुआ Ki। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो इसको। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू, नहीं, पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन यानी कि AgNO3 को डाला गया है Ki में। इसका मतलब हुआ कि ये जो है वो लेस अमाउंट में है और ये जो है एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, अब एक आपका जो है वो लेस अमाउंट में है और एक है जो आपका वो एक्सेस अमाउंट में है। ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनके बीच अगर हम लोग लिखते हैं भाई रिएक्शन, तो आप बड़ी अच्छे तरीके से जानते हो कि AgNO3 आपका टूटता है कौन सी में? Ag प्लस और NO3 माइनस। Ki टूटता है K प्लस और I माइनस में। इसका Ag प्लस इसके I माइनस रिएक्शन करेगा, इसका K प्लस इसके NO3 से रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्या बनेगा? AgI प्लस में क्या बनेगा? KNO3। तो प्लस में हम लोग बना दिए KNO3, ये आपका बन गया। अब देखो तो तुम्हारा AgI बन गया और KNO3 बन गया। अब सिल्वर का जो वेट होता है वो 108 होता है और आयोडीन का वेट होता है 127। दोनों को जोड़ोगे भाई तो लगभग 235 आएगा। नहीं, इसका वेट ज्यादा है। इसका तुम वेट निकालोगे तो इसका वेट होता है 39, इसका होगा 14 और इसका 16 48। तो इसको जोड़ोगे तो इसका जो भार आएगा, इसका जो वजन आएगा वो कम आएगा ज्यादा आएगा? इससे कम आएगा। नहीं, देख रहे हो 39 है, 14 है और 48 है, तो क्या इतना पहुंचेगा? क्या नहीं पहुंचेगा। तो ये हम लोग क्या है, इसको अगर देखें तो ये हम लोग क्या है? भारी। और ये हम लोग क्या है? हल्का। तो ध्यान रखना है, जो प्रोडक्ट भारी होता है वो बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाता है। तो ये आपका बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाएगा, यानी ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट। नीचे बैठ जाने वाले को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये आपका प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब चलो ध्यान से समझो, AgNO3 कम अमाउंट में है और Ki ज्यादा अमाउंट में है। चलो मान लेते हैं कि AgNO3 जो है ये 50 गो है और ये जो है वो कितना है? 100 गो है। ठीक, अच्छा रिएक्शन को देख लो, रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस रिएक्शन में क्या दिख रहा है कि AgNO3 इसके आगे कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है? 1। इसके आगे 1। इसका मतलब है कि एक AgNO3 को रिएक्शन करने के लिए Ki कै गो चाहिए? एगो। यानी कि अगर 50 गो AgNO3 खर्चा होगा तो Ki कै खर्चा होगा? 50 गो। नहीं, तो 50 गो AgNO3 खर्चा हो गया तो 50 गो Ki भी खर्चा हो गया। नहीं, तो इसमें से 50 गो खर्चा हो गया तो कै गो बच गया? 50 गो ये क्या हो गया? बच गया। अच्छा, इसमें 50 गो था और 50 गो खर्चा हो गया तो कै गो बचा? 0। यानी ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया।
नहीं, और ये जो है वो कितना बच गया, 50 को बच गया। चलो, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना है, AgI, यही हमारा प्रेसिपिटेट है, और यही प्रेसिपिटेट ही क्या बनाते हैं, कोलोइडल पार्टिकल। प्रेसिपिटेट ही कोलोइडल पार्टिकल बनाते हैं, तो यही कोलोइडल पार्टिकल हमारा बनाएगा। अब समझो, जो AgI बना, ये देख लो, ये तुम्हारा एक AgI है, तो इसमें एक AgI नहीं है, इसमें बहुत सारा AgI है, ध्यान रखना। ये तुम्हारा क्या चीज का है, AgI, ठीक है। तो बर्तन में AgI तुम्हारा बन गया, अब यही कोलोइडल पार्टिकल बनाएगा। अब चलो, AgI के सरफेस पर कौन चिपकेगा, नहीं, तो बर्तन में बचा कौन है, ये बचा है क्या, ये खत्म हो चुका है, ये बचा है, बचा है 50 को बचा है, यानी तुम्हारे पास क्या बचा है, KI। अच्छा, KI जो है टूटता कौन सी में है, K प्लस I माइनस। अब ये बताओ, ये जो कोलोइडल पार्टिकल है, इसको K प्लस और I माइनस में से खींचना है अपने सरफेस पर, चार्ज डेवलप करने के लिए वो K प्लस या I माइनस में किसी एक को खींचेगा। तो K प्लस को खींचेगा कि I माइनस को खींचेगा, किसको खींचेगा, K प्लस की I माइनस को। बोलिए सर, आप क्या बोलना चाहते हैं, K प्लस की I माइनस है। ध्यान से ऊपर पढ़िए, उसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है ना, कोलोइडल पार्टिकल एडजॉर्ब दोज आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन विच इज कॉमन टू इट्स ओन लैटिस। तो इसका लैटिस में कौन 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 है, Ag और I। अब इसको अपने सरफेस पर चार्ज डेवलप करना है, तो चार्ज डेवलप करने के लिए वो कॉमन आयन को सॉल्यूशन में खींचेगा। तो कॉमन आयन Ag है या कॉमन आयन, K प्लस है कि I माइनस है, I माइनस है, तो I माइनस को अपने सरफेस पर ये खींचेगा, यानी इसके सरफेस पर I माइनस, I माइनस, I माइनस, I माइनस, I माइनस चिपकेगा। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज डेवलप होता है, नहीं तो कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज कौन सा डेवलप होता है, सवाल ये था। तो हम लोग बोले क्या कि AgNO3 और KI के बीच में रिएक्शन जब हम लोग किए, नहीं तो AgNO3 को KI में डाले हैं, तो इसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट ज्यादा है, इनके रिएक्शन से कोलोइडल पार्टिकल बना, वो कौन है, AgI। अब AgI के सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट करना है, हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। कोलोइडल पार्टिकल पर अगर चार्ज नहीं रहे, आप कोई भी बर्तन लेते हैं और इसमें कोलोइडल पार्टिकल है, अगर इन कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज प्रेजेंट, सेम चार्ज प्रेजेंट अगर नहीं रहे, तो इन कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज प्रेजेंट है, तभी तो ये आपस में चिपकते नहीं है ना। अगर चार्ज हटा दिया जाए तो इसे आपस में सट जाएंगे, भारी होंगे और नीचे बैठ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोलोइडल पार्टिकल अगर कुछ रिएक्शन से बना, नहीं तो कोलोइडल पार्टिकल बनने के बाद कौन सा चार्ज वो अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करेगा, तो कौन सा चार्ज जो इसके आयन से या इसके एटम से कॉमन आयन होगा, उसी को वो अट्रैक्ट करेगा। तो आपके पास आयन तो दो हैं, K प्लस और I माइनस, तो K प्लस को खींचेगा कि I माइनस खींचेगा, I माइनस को खींचेगा, क्योंकि AgI का कॉमन आयन कौन है, I माइनस। बस मेरा जैसे नहीं होता कि एक बेंच है, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठे हुए हैं, नहीं एक आदमी को और बैठने का जगह है, नहीं तो आपका भाई आ गया, नहीं आएगा और आपका कोनो बहुत दूर का कौन रिश्तेदार आ गया, तो पहले भाई को खींचिएगा कि रिश्तेदार को खींचिएगा, भाई को, कॉमन आयन को पहले खींचिएगा, क्या वो जल्दी बैठ जाओ, बस मेरा है। तो वही कहानी है, नहीं बुझा रहा है। चलिए कहानी चेंज हुआ। अब पहले वाले केस में आप पढ़िएगा, देखिए अब क्या लिखा है, व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3 सॉल्यूशन। नहीं आप पहले वाला पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, यहां पर KI सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3 सॉल्यूशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि AgNO3 सॉल्यूशन है और उसमें क्या डाला गया, KI। तो इसका मतलब AgNO3 क्या होगा, एक्सेस, और KI क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा। ठीक है, क्योंकि KI को डाला गया AgNO3 में, तो जिसको डालिएगा वो कम होगा और जिसमें डालिएगा वो ज्यादा होगा। ठीक, आप सॉरी ध्यान से आप देखिएगा, तो हम लोग पहले वाले में क्या लिखे थे, ध्यान से देखो, व्हेन
सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू पोटासियम आयोडाइड, तो ये क्या होगा, एक्सेस, और ये क्या होगा, लेस। तो हम लिखे भी थे, देख लो, ये एक्सेस और ये लेस। ठीक, चलो अब यहां पर तुम आ जाओ। अब इसमें तुम्हारा रिएक्शन लिखो, सेम ही रिएक्शन है, कोई चेंजिंग नहीं है, ध्यान रखो। AgNO3 प्लस KI, हम रिएक्शन इनके बीच में लिख रहे हैं भाई। तो अगर हम लोग रिएक्शन लिख दें तो अभी हम लोग देखे थे कि इसका Ag और इसका I रिएक्शन में क्या बनाता है, AgI, और ये भारी होता है इसलिए नीचे बैठ जाता है, प्लस जो नीचे बैठता है वो प्रेसिपिटेट कहलाता है, और प्रेसिपिटेट ही कोलोइडल पार्टिकल बनाता है। तो कोलोइडल पार्टिकल कौन बनाएगा, AgI। चलो अब इनके K और NO3 रिएक्शन क्या बनाएंगे, KNO3 हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो है वो एक्सेस है, ये कितना है, एक्सेस है, और ये क्या है, लेस है। यानी कि मान लो कि ये कितना है, 50 गो, और ये कितना है, 100 गो। देखो इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, यानी अगर ए गो ये खर्चा होगा तो ए गो ये भी खर्चा होगा। तो अगर इसका 50 खर्चा होगा तो इसका भी 50 खर्चा होगा, तो ये बचेगा 0 और ये बचेगा कितना, 50, तो इसका 50 बच गया। तो अब सॉल्यूशन में कौन बचा है, AgNO3। चलो कोलोइडल पार्टिकल कौन है, AgI। तो पहले AgI कोलोइडल पार्टिकल को लिखो, यही तुम्हारा कोलोइडल पार्टिकल हो गया AgI, इसको तुम लिख दिए, ये हो गया तुम्हारा कोलोइडल पार्टिकल। ये कौन सा है, AgI। अब सॉल्यूशन में बचा कौन है, तो सॉल्यूशन में बचा है AgNO3। 50 को बचा है ना भाई, नहीं तो AgNO3 बचा है, इसका मतलब बचा है कौन सा, Ag प्लस और NO3 माइनस। अब ये कोलोइडल पार्टिकल अपने सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट करना चाहता है, तो वो Ag प्लस को खींचेगा कि NO3 माइनस को, Ag प्लस को खींचेगा। तो यही तो कहानी है, किसको खींचेगा, नहीं, आपका जो किसी रिएक्शन से जो कोलोइडल पार्टिकल बनता है वो किस आयन को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करेगा, तो अपने कॉमन आयन को एडजॉर्ब करेगा, यही बस समझाना है। नहीं तो यहां पर Ag प्लस, तो Ag प्लस इसके सरफेस पर चिपक जाएंगे, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस, इस तरह से इसके सरफेस पर चिपक जाएंगे, चिपकेंगे। नहीं तो सेम ही रिएक्शन था, बस हम लोग क्या किए, पहले वाले केस में AgNO3 कम था और KI क्या था, एक्सेस था। इसमें क्या हुआ, AgNO3 एक्सेस हो गया और KI क्या हो गया, लेस अमाउंट। नहीं तो बस मात्रा अगर चेंज किए तो अब यहां पर जो आपका कोलोइडल पार्टिकल बना है भाई, इसको ध्यान से देखो, ये कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल कहें। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल हो गया। और इसके पहले वाले पे आ जाइए, तो यहां पर जो AgI था इसके सरफेस पर क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या कहिएगा, निगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल। बोलिए दिक्कत है इसमें, तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पर चार्ज होना जरूरी है। नहीं, कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पर चार्ज होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पर अगर चार्ज नहीं रहेगा, कोलोइडल पार्टिकल अगर न्यूट्रल रहेंगे, नहीं तो कोलोइडल पार्टिकल आपस में चिपक जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। तो कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज प्रेजेंट रहता है, तो कोलोइडल पार्टिकल सॉल्यूशन में से किस आयन को अपने सरफेस पर खींचते हैं चार्ज डेवलप करने के लिए, तो अपने कॉमन आयन को खींचते हैं। उनके लैटिस में जो एटम होते हैं, नहीं सॉल्यूशन में अगर वैसा आयन प्रेजेंट है तो वैसे आयन को ही अपनी तरफ खींचते हैं और अपने सरफेस पे चार्ज डेवलप करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। तो यहां पर हम लोग को एग्जांपल दिया गया है सिंपल, ये बोल रहा है कि देखो ये आपका फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड। अब आपका जो फेरिक क्लोराइड है वो H2O से रिएक्शन कर रहा है, नहीं फेरिक क्लोराइड H2O से रिएक्शन कर रहा है, वाटर से रिएक्शन किया और ये बना दिया फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और H2O इसके सरफेस पर चिपका हुआ है। ये डॉट का मतलब कि H2O Fe2O3 के सरफेस पर कुछ H2O चिपका हुआ है, नहीं इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब समझो ध्यान से, हम लोगों को देखा है यहां पर FeCl3 है और H2O है। FeCl3 जो है ये मोस्टली आयनिक है और वाटर जो है
ये कोवैलेंट है। अब कोवैलेंट होने के कारण ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेज H प्लस OH माइनस, नहीं इन वेरी लेस अमाउंट, इन वेरी लेस अमाउंट, ये बहुत कम अमाउंट में, चूंकि कोवैलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड को आप जानते हो कि आयनिक कंपाउंड पानी में जाते ही आयन से टूट जाते हैं। जैसे NaCl को पानी में डालो, वो पानी में जाते ही टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। टूटता है कि नहीं टूटता है? टूटता है। नहीं, वैसा ही FeCl3 आसानी से टूट जाएगा, आयनिक कंपाउंड है तो। नहीं, फेरस आयरन अलग, क्लोरीन अलग। लेकिन पानी कोवैलेंट कंपाउंड है, नहीं तो ये H प्लस OH माइनस टूटता है, लेकिन ये बहुत कम H प्लस OH माइनस प्रोड्यूस करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो अब होता क्या है कि ये एक्सेस अमाउंट में लिया गया है, लेकिन इसके आयन क्या होंगे? कम। ये एक्सेस अमाउंट में लिया गया है, लेकिन इसके आयन क्या होंगे? कम। ठीक है। अब होता क्या है कि FeCl3 और वाटर में जब रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होने पर Fe2O3 तो बन गया, ये आपका बन गया Fe2O3। ध्यान रखने से बहुत सारे Fe2O3 हैं। अब यही कोलॉइडल पार्टिकल है, ठीक है। अब इसके सरफेस पर कौन सा आयन चिपकेगा? नहीं, चलो तो ये जो है आयन, ये ज्यादा मात्रा में है कि कम मात्रा में है? कम मात्रा में है, ध्यान रखना है। नहीं, ये जो फेरिक क्लोराइड है ये कम मात्रा में है, लेकिन ये टोटल टूटेगा Fe3 प्लस और 3Cl माइनस। नहीं, यानी मेरे कहने का सेंस समझो कि ये आयन अगर 100 गो उत्पन्न होगा, तो ये आयन जो H प्लस OH माइनस है ये 20 गो उत्पन्न होगा। कई उत्पन्न होगा? 20 गो। नहीं, तो सोचो, बताओ, रिएक्शन में ये खत्म हो जाएगा कि ये खत्म हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। भले लिखा हुआ एक्सेस, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। काहे खत्म हो जाएगा? क्योंकि इसके आयन से रिएक्शन होता है ना भाई। नहीं, तो इसके आयन जो प्रोड्यूस होंगे वो बहुत कम होंगे। आयन बहुत कम प्रोड्यूस होंगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं, और ये 100 आयन प्रोड्यूस किया, ये कम था लेकिन ज्यादा आयन प्रोड्यूस करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, ये कम था लेकिन ये ज्यादा आयन प्रोड्यूस करता है, तो निश्चित रूप से Fe3 प्लस और 3Cl माइनस हम लोग यहां लिखेंगे तो कितना आयन हो गया? 100, और ये कितना है? 20। तो ये खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा। चलो, तो हमारा कोलॉइडल पार्टिकल कौन सी का है? Fe2O3 का। और सॉल्यूशन में आयन कौन कौन सा बच गया उसको लिख लो भाई। सॉल्यूशन में आयन बचा Fe3 प्लस और Cl माइनस। अब ये बताओ, Fe2O3 के सरफेस पर Fe3 प्लस चिपकेगा, Cl माइनस चिपकेगा? Fe3 प्लस चिपकेगा। इसके सरफेस पर कॉमन आयन चिपकेगा, Fe3 प्लस, Fe3 प्लस, Fe3 प्लस, ऐसे हम लोग का चिपकता जाएगा। बोलो, दिक्कत है? तो ये कोलॉइडल पार्टिकल कैसा कोलॉइडल पार्टिकल होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल। नहीं, आप यहां से देख सकते हो Fe2O3.X आइए, लाइन का मतलब उसके सरफेस पर, इस कोलॉइडल पार्टिकल के सरफेस पर क्या चिपका है? Fe3 प्लस। तो क्यों चिपका, समझ में आया? दिक्कत है? नहीं, तो इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या आता है? जैसे क्वेश्चन में आपको सिंपली देगा ना कि फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो बताओ, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल बनता है कि निगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल बनता है? ये आपसे पूछेगा। तो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल बनेगा। X वाटर का अमाउंट है, जैसे आपका स्किन है आपके पास, है ना? ये सॉलिड है कि लिक्विड है? सॉलिड। अच्छा, इसके सरफेस पर वाटर चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है? नहीं, उस वाटर की संख्या का, वो जो वाटर चिपका हुआ है, इस वाटर के संख्या का संख्या जो है वो कांस्टेंट है क्या? कभी कम भी चिपकता है, कभी ज्यादा भी चिपकता है। वैसे ही Fe2O3 एक सॉलिड है। नहीं, डॉट का मतलब Fe2O3 का सॉलिड का सरफेस और उस पर वाटर चिपका हुआ है X/2O। तो ये X/2O का जो अमाउंट है वो वेरिएबल है, यानी कभी ज्यादा भी हो सकता है उसके सरफेस पर, कभी कम भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम है, देखो अब क्या किया गया? FeCl3 लिया गया और NaOH लिया गया। अब NaOH क्या है? एक्सेस। अच्छा, ये बताओ, NaOH आयनिक कंपाउंड की कोवैलेंट कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड है। जहां सोडियम भाई दिखाई दिया कि आयनिक कंपाउंड है, तो ये आपका आयनिक कंपाउंड है। तो अब ये एक्सेस है, तो यहां पर Na प्लस और OH माइनस कम बनेगा, ज्यादा बनेगा? ज्यादा बनेगा। चलो, इनके और इनके बीच में रिएक्शन से फिर यही बना Fe2O3। क्या बना? Fe2O3 ये कोलॉइडल पार्टिकल बन गया।
नहीं, अब सॉल्यूशन में ये खत्म हो जाएगा और ये बच जाएगा, तो बचेगा कौन, Na प्लस और OH माइनस। तो हमको ये बताओ कि इसके सरफेस पर कौन चिपकेगा, Na प्लस की OH माइनस, OH माइनस चिपकेगा, क्योंकि इसका कॉमन आयन ऑक्सीजन है, तो जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट होगा वही चिपकेगा। तो इसके सरफेस पर चिपक जाएगा भाई OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। बोलो इसमें दिक्कत है, कह सकते हैं कि नहीं? तो ये हम लोग को ध्यान रखना हो। बोलिएगा जनरेटर स्टार्ट करने के लिए, उनसे बोलिए जनरेटर स्टार्ट करने के लिए। तो यहां पर जो कोलॉइडल पार्टिकल बनेगा वो पॉजिटिवली चार्ज की निगेटिवली चार्ज, बनेगा। तो यहां से हम लोग का निगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल बनेगा, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। आए कहां पर, हाँ वाटर थोड़ा ना चिपक रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन है, Na प्लस और OH माइनस। ये NaOH कैसे टूटता है, Na प्लस OH माइनस। तो सॉल्यूशन में यही बचा है, Na प्लस और OH माइनस। या तो Na प्लस को खींचेगा या तो OH माइनस को खींचेगा। तो आपको देखना है कि इस Fe2O3 में Na प्लस कॉमन है कि OH माइनस कॉमन है, OH माइनस। ऑक्सीजन इसमें कॉमन है ना, नहीं, एक भी आइटम कॉमन हुआ तो उसी को अट्रैक्ट करेगा, ये ध्यान रखना होगा। इतना में दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग का इसमें आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। ध्यान रखना है, हम लोग का अगला पॉइंट इसमें आ रहा है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल किसे कहते हैं। ठीक है, समझा जाए। देखो अभी हम लोग देख रहे थे कि कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल, जैसे मान लो AgI बना था अभी, ये एक कोलॉइडल पार्टिकल है जिसमें बहुत सारे AgI हैं। ये अपने सरफेस पर अभी क्या चिपकाया था, पहले I माइनस चिपकाया था, इसके सरफेस पर I माइनस आकर चिपक गया था, नहीं? तो जो आयन कोलॉइडल पार्टिकल के सरफेस पर जो आयन आकर चिपक जाता है, नहीं, उस आयन को फिक्स्ड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स्ड आयन कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये फिक्स्ड आयन जब चिपकते हैं तो यहां पर एक लेयर बनता है कि नहीं बनता है, कोलॉइडल पार्टिकल सरफेस पर एक लेयर बन जाएगा। तो फिक्स्ड आयन के कारण जो लेयर बनता है उस लेयर को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड लेयर। क्या कहते हैं? फिक्स्ड लेयर। ठीक है, अब ये I माइनस चिपक गया। ठीक है, अब ये I माइनस चिपक गया तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन थे K प्लस जो कि बच गए, वो K प्लस इस निगेटिवली चार्ज आयन के चारों तरफ घूमते रहेंगे कि नहीं घूमते रहेंगे? पानी में है भाई, नहीं, तो पानी के कारण ये सट नहीं रहे हैं, पानी के कारण ये जाकर सट नहीं रहे हैं, लेकिन चारों तरफ तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के ही चारों तरफ घूमेंगे भाई, ध्यान रखना है। तो देखा क्या जाता है कि कोलॉइडल पार्टिकल पर एक आयन जो कॉमन आयन था वो इनके सरफेस पर चिपक जाता है, जिसे फिक्स आयन कहा गया या फिक्स लेयर कहा गया, और एक और लेयर टाइप का दिखाई देता है, एक और लेयर टाइप का दिखाई देता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज वाले से बना हुआ है। अगर इस पर निगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज वाले इसके चारों तरफ घूमते फिरते एक लेयर बनाते हैं। तो इन आयंस को जो घूमते फिरते हैं इनको मोबाइल आयंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोबाइल आयंस, या इनको डिफ्यूज्ड आयंस भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। और इनके कारण जो एक और लेयर बनता है उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड लेयर। क्या कहते हैं उसे? डिफ्यूज्ड लेयर। बोलो इसमें दिक्कत है? नहीं। अब चलो, इसमें तुमको ध्यान दिखाई देगा कि जो फिक्स्ड आयन है, फिक्स्ड आयन या फिक्स्ड लेयर का जो आयन फॉर्मेशन कर रहे हैं उन पर क्या चार्ज है? निगेटिव चार्ज। तो जिन पर निगेटिव चार्ज होता है उनको हम बोलते हैं लो पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उनको? लो पोटेंशियल। और जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उनको? हाई पोटेंशियल। अब ये बताओ कि इस लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करे कि नहीं करेगा?
करेगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा भाई, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को जीटा पोटेंशियल कहा जाता है या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहा जाता है। मेरा पूरा बात समझ में आया? ठीक है, हम क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं, हम ये बोले कि जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं, ये कोलॉइडल पार्टिकल अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए सॉल्यूशन में से अपने कॉमन आयन को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आयन कोलॉइडल पार्टिकल के सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं उन्हें फिक्स्ड आयन कहा जाता है, और उनके द्वारा जो लेयर बनाया जाता है उसे फिक्स्ड लेयर कहते हैं, ये कहा गया। अब जब निगेटिवली चार्ज्ड आयन कोलॉइडल पार्टिकल पर चिपक जाते हैं, तो जो आयन इसके सरफेस पर नहीं चिपके हैं वो कौन होंगे? पॉजिटिवली चार्ज। तो वो तो सॉल्यूशन में घूम रहे हैं जहां तहां, नहीं तो वो सॉल्यूशन में जहां तहां घूमते नहीं है, वो कहां चले जाते हैं? अपने निगेटिव चार्ज पार्टिकल के आसपास आकर एक लेयर बना लेते हैं। हाँ, लेकिन वो लेयर जो है वो रुका हुआ नहीं रहता है, मूव करते रहता है। क्या करते रहता है? मूव करते रहता है। तो जो आयंस मूव करते रहते हैं उनको क्या कहा गया? मोबाइल आयंस या डिफ्यूज्ड आयंस। और मोबाइल आयंस के कारण एक और लेयर जो बन रहा है, उस लेयर का नाम क्या रखा गया? डिफ्यूज्ड लेयर। नहीं, अभी फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे? जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो ये भी आपके बिहार बोर्ड ने पूछा कि जीटा पोटेंशियल क्या है? नहीं, तो आप बताइए कि डिफ्यूज लेयर और फिक्स्ड लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को जीटा पोटेंशियल कहते हैं। दिक्कत है? नहीं। अब यहां पर है कि आपका निगेटिवली चार्ज पार्टिकल चिपका है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कहानी ऐसा भी होता कि ये आपका कोलॉइडल पार्टिकल है AgI का, इसके सरफेस पर आप एक और केस देते, क्या चिपका था? Ag+। तो इसके सरफेस पर बाबू देखो कि अगर Ag+ चिपक गया तो Ag+ के चिपकने से एक लेयर बन गया, है ना? नहीं, अब इसके चारों तरफ कौन घूमेगा? तो आप पीछे वाला एग्जांपल याद करो, कौन बचा था? NO3- बचा था। तो NO3- इसके चारों तरफ मूव करेगा, और इसके चारों तरफ मूव करने से एक और लेयर का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं, अब यहां पर जो Ag+ है वो आपका है हाई पोटेंशियल पर, Ag+ है आपका हाई पोटेंशियल पर, और NO3 जो है ये है आपका लो पोटेंशियल पर। अब इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या कहिएगा? जीटा पोटेंशियल। बोलिए, दिक्कत है? कह सकते हैं कि नहीं? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो अब पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है व्हेन वन टाइप ऑफ आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, जब एक आयन कोलॉइडल पार्टिकल के सरफेस पर चिपक जाता है, इट फॉर्म्स ए फिक्स्ड लेयर। वो क्या बनाता है? फिक्स्ड लेयर। नाउ इट अट्रैक्ट्स द काउंटर आयन, इट अट्रैक्ट्स द काउंटर आयन, यानी अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है फ्रॉम द मीडियम, फॉर्मिंग ए सेकेंड लेयर विच इज मोबाइल। एक सेकेंड लेयर बनता है जो क्या होता है? मोबाइल होता है, मूविंग होता है, एंड इज कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड लेयर। उसे क्या कहते हैं हम लोग? डिफ्यूज्ड लेयर। इतना में दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो द डबल लेयर, ये जो डबल लेयर बनता है इसका भी एक नाम है, नहीं, हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर ऐसा हम लोग को बताया जाता है, या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। देखा जाए द डबल लेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस फॉर्म्ड, जो डबल लेयर बनता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का, उसे क्या कहते हैं हम लोग? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये ध्यान रखना होगा। चलो, ए पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर विच इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। बोलो, जितना बात हम लोग समझाए थे वो सब लिखा हुआ है ना? इसमें दिक्कत किसी को है तो बोलो, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखा जाए। अब यहां से आया अगला टर्म हम लोग का इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है समझ लेते हैं। देखो तो यहां पर मान लो हम लोग यहां से एक बर्तन लिए जो कि यू शेप का है, ले लिए। अब इसमें हम लोग यहां पर जो है प्लैटिनम का प्लेट लगा दिए। ये आपका जो है प्लैटिनम प्लेट है, प्लैटिनम का है। ये भी जो है आपका प्लैटिनम का है, ठीक है। अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस पर आ गया प्लस साइन, इस पर आ गया माइनस साइन। अब इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, यानी ये पानी है।
ध्यान रखना है। अब इसमें कोलॉइडल पार्टिकल आपका प्रेजेंट है, ये सब जो हम रेड कलर से दिखा रहे हैं ये सब आपके कोलॉइडल पार्टिकल है। ये सब कोलॉइडल पार्टिकल है। अब आप भी जानते हो कि कोलॉइडल पार्टिकल कोलॉइडल फॉर्म में ही रहें, इसलिए उनके सरफेस पर क्या रहता है, चार्ज। और कैसा चार्ज, सेम चार्ज। नहीं तो हम मान लेते हैं कि सब पर यहां प्लस चार्ज है। बोलो दिक्कत है। अब आप एक बर्तन लिए, उस बर्तन में कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लिए, कोलॉइडल पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है, कोलॉइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। नहीं, अब आप क्या किए कि इस बर्तन में प्लैटिनम प्लेट लगा दिए और प्लैटिनम प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो कनेक्ट कीजिएगा तो एक प्लैटिनम प्लेट पर क्या चार्ज आएगा, माइनस, और एक प्लैटिनम प्लेट पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। नहीं तो अब हमको ये बताइए कि जब चार्ज हमको आ जाएगा, जब हमको चार्ज यहां पर आ जाएगा तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल इन पर प्लस चार्ज है तो ये किस प्लेट की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ कि निगेटिव प्लेट की तरफ, निगेटिव प्लेट की तरफ। ये निगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना सब शुरू कर देंगे, जितने भी हैं ये सब निगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे भाई। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो ये निगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड आप उत्पन्न किए ना, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कोलॉइडल पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसी मूवमेंट क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान रखना है, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। नहीं पढ़ते हैं, द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस से फायदा क्या है, क्यों कराया जाता है, ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो क्यों कराया जाता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए कराया जाता है ताकि हमको कोलॉइडल पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है ये पता कर सके। नहीं क्या चीज के लिए भाई, तो फॉर द डिटेक्शन ऑफ, फॉर द डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। एक तो इस काम में आता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, जो आपको ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछा हुआ है। ध्यान रखना है कि कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज पता करने के लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस फर्स्ट। सेकंड, अच्छा ये बताओ कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं, नहीं ये जो निगेटिव प्लेट है, ये कोलॉइडल पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को। इस निगेटिव प्लेट को इस पॉजिटिव चार्ज से मतलब है जो कोलॉइडल पार्टिकल के सरफेस पर चिपका हुआ है। नहीं उसको कोलॉइडल पार्टिकल से कोई मतलब नहीं है, नहीं। लेकिन चूंकि पॉजिटिव चार्ज और कोलॉइडल पार्टिकल आपस में सटे हुए हैं, तो जब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है निगेटिव प्लेट की तरफ तो कोलॉइडल पार्टिकल भी साथ में चला गया। ठीक, अब जब ये प्लेट के पास पहुंचेगा तो ये प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, एक कोलॉइडल पार्टिकल को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को। ये पॉजिटिव चार्ज को खींच लेगा और कोलॉइडल पार्टिकल को पूछेगा कि आप कहां आए हैं, नहीं आप जाइए, बस में रहे, नहीं आपका बुलाहटा नहीं है। आप बोलेगा साथे में आ गए थे हम भी ना, तो बोलेगा आपको हम नहीं पहचानते हैं, नहीं हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को पहचानते हैं, आपको हम नहीं पहचानते हैं। तो वो क्या करेगा, कोलॉइडल पार्टिकल पे जो प्रेजेंट चार्ज हैं उन चार्ज को अपने सरफेस पर खींचा चला जाएगा और कोलॉइडल पार्टिकल को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। बस में रहे। अब कोलॉइडल पार्टिकल न्यूट्रल होंगे तो क्या होगा, ये आपस में चिपकेंगे, चिपकेंगे तो भारी होंगे, भारी होंगे तो बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाएंगे। नहीं यानी कि बर्तन के तल पर नीचे बैठना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। बस में रहे। तो अगर कोलॉइडल पार्टिकल पे प्रेजेंट चार्ज हट जाए तो क्या कोलॉइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, कर जाएंगे। तो क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस का उपयोग किस लिए किया जाता है, फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। नहीं ध्यान रखना है। तो इसका एक और यूज है क्या चीज, फॉर द
प्रेसिपिटेशन ऑफ, फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ये बात भी ध्यान रखना होगा, कोलोइडल पार्टिकल्स के प्रेसिपिटेट करवाने के लिए भी इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ो। अगला प्रोसेस में लिखा गया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अगला आप देखिएगा तो लिखा हुआ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस याद है, हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ते थे सॉल्यूशन चैप्टर में, नहीं तो ऑस्मोसिस क्या था थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो तो जैसे एक बर्तन लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, बीच में एक छन्नी लगाते हैं, जिस छन्नी को हम लोग बोलते थे एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तरफ लेते थे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक तरफ लेते थे डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेते थे नहीं। अब हम लोग को पता था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है इसका प्रेशर ज्यादा होता है, यानी मोर, और इसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। इसका प्रेशर जो होता है ये हम लोग का कम होता है। तो कोई भी चीज जो है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर भागती है, नहीं तो हम लोग ऑस्मोसिस में कहते थे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है इधर प्रेशर कम है। तो हर एक चीज चाहता है कि हम ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएं। नहीं, कैसे आप लोग पढ़ाई नहीं चाहते हैं करना, क्योंकि पढ़ाई में प्रेशर क्या है, ज्यादा है, नहीं, और वैसे फील्ड में जाना चाहते हैं जिसमें प्रेशर कम हो। ध्यान रखना है, वो बोल रहा है ना हो वैसे फील्ड में जाना जिसमें प्रेशर कम हो, ना हो, कम कहला हो बे नहीं हो। देखा जाए तो यहां से सॉल्वेंट का फ्लो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है इधर प्रेशर कम है। ठीक है, ये जो एसपीएम है इसकी एक खासियत थी। एसपीएम की खासियत होती है कि इसमें छोटे छोटे, एक छन्नी की तरह होता है, इसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं, जिन छेद से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल पास कर सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं करते हैं। यानी कि इट अलाउज ओनली, किसको जी, इट अलाउज सॉल्वेंट पार्टिकल्स नहीं टू पास थ्रू देम। ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करता है अपने होल से पास करने के लिए, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता है। चलो अब समझते हैं ऑस्मोसिस का तो मतलब समझ में आ गया ना। नहीं, कोई बोलता है कि ऑस्मोसिस क्या है, ये भी पूछ चुका है, नहीं आपके बिहार में कितनी बार कि ऑस्मोसिस क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। और ये हमेशा होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है इसमें सॉल्यूट नेग्लिजिबल होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है बाबू, सॉल्यूट तुमको नेग्लिजिबल होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट इज प्रेजेंट, इसमें सॉल्यूट नेग्लिजिबल नहीं होता है। होता है कि नहीं। चलो अब इसमें आ जाओ, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या है। अब ऑस्मोसिस में इलेक्ट्रो लग गया, नहीं तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, क्या हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में यदि सॉल्वेंट का फ्लो होने लगे, सॉल्वेंट का फ्लो होने लगे, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में यदि सॉल्वेंट का फ्लो शुरू हो जाए, नहीं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, तो उस प्रोसेस को ही इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस का तो मतलब क्लियर है कि सॉल्वेंट का फ्लो होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर सॉल्वेंट का फ्लो शुरू हो जाए, नहीं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में सॉल्यूट के कण, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, ये फ्लो नहीं करते हैं, उनका फ्लो स्टॉप कर दिया जाता है। ध्यान रखना है, तो पढ़ लीजिए, द फेनोमिनन इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम, तो डिस्पर्सन मीडियम का मतलब सॉल्वेंट, नहीं द फेनोमिनन इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम आर अलाउड टू मूव अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना लाइन समझ में आया। ठीक है, वेयर एज
colloidal particles are not allowed to move is called as electroosmosis। दिक्कत है नहीं? कोलोइडल पार्टिकल को हम लोग एसपीएम लगा दिए ना, तो एसपीएम जब लगाएंगे तो कोलोइडल पार्टिकल मूव नहीं करेगा, वो एसपीएम में फंसा रहेगा नहीं, यानी कहानी कुछ ऐसा है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें तुम्हारा सॉल्वेंट है, यहां तुम्हारा सॉल्वेंट हम डाल दिए, अब एक तरफ हम लोग इसमें भर दिए, ठीक है। अब यहां पर हम क्या किए, क्या लगा दिए, ये क्या है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब चलो इधर हम लोग फ्रेश पानी भर दिए, इसमें कोलोइडल पार्टिकल नहीं है भाई। चलो अब इसमें तुम ले लो, ये रेड वाले तुम्हारे कोलोइडल पार्टिकल हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, यहां भी एसपीएम लगा देते हैं, यहां भी हम लोग एसपीएम लगा दिए गो, एसपीएम। बोलो दिक्कत है? हम एक तरफ क्या किए, यहां भी एसपीएम लगा दिए, यहां भी एसपीएम लगा दिए, ठीक। तो दोनों तरफ से तो कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट बंद नहीं। अब क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज भी है भाई, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक। अब ये बताओ कि इधर लग नहीं रहा है कि सॉल्वेंट जो है इसमें सॉल्यूट जो है वो ज्यादा है, तो इधर वाला क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इधर तुम सिर्फ पानी भरे हो तो ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इधर का जो प्रेशर होगा वो कम होगा, इधर का प्रेशर क्या होगा, लेस होगा, इधर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर प्रेशर होगा। तो अभी बताया गया कि सॉल्वेंट जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करने लगते हैं। तो जितने भी तुमको सॉल्वेंट दिख रहे हैं ये सब मूव करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं। तो ये हाई प्रेशर, इधर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, इधर प्रेशर क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि इधर वाले पोर्शन में हम लोग का कोलोइडल पार्टिकल नहीं है, इधर वाले पोर्शन में कोलोइडल पार्टिकल है। तो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होते हैं वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसका प्रेशर कम होता है, होगा नहीं? तो इसका प्रेशर कम है, इधर वाले जो एसपीएम के इधर जो सॉल्यूशन लिए उसका प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से सॉल्वेंट जो है इधर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, ये सॉल्वेंट आएंगे और इधर मूव करना शुरू कर देंगे, ध्यान रखना है, मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ध्यान रखना है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके सॉल्वेंट होते हैं इन पर भी चार्ज रहता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं इन पर भी चार्ज रहता है, नहीं? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा भी केस आएगा, समझ लो, कभी कभी हम लोग का ऐसा भी केस आएगा कि मान लो ये आपका बर्तन है, नहीं, अब ये आपके कोलोइडल पार्टिकल है बाबू, अब कोलोइडल पार्टिकल पर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज, ये कोलोइडल पार्टिकल है। अब इधर भी एसपीएम लगा दो, इधर भी एसपीएम लगा दो, ये तुम लगा दिए एसपीएम, इधर भी तुम लगा दिए एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए। अब इसी में तुम्हारा पानी भी है, देखो इसी में तुम्हारा, या कोई ऐसा लिक्विड है, कोई ऐसा लिक्विड है, नहीं, जिस लिक्विड के सरफेस पर माइनस चार्ज प्रेजेंट है, नहीं, कौन सा प्रेजेंट है, माइनस चार्ज। तो कुछ माइनस चार्ज लिक्विड के सरफेस पर प्रेजेंट रहेंगे, और यहां पर आपका प्लेट जो है आप लगाए हैं माइनस वाला, इधर प्लेट लगाए हैं प्लस वाला, यहां एसपीएम लगा दिए हैं, ये जो लगाए हैं क्या है, एसपीएम और एसपीएम। तो क्या कोलोइडल पार्टिकल निकलेंगे, नहीं। अब कौन फ्लो करेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल पे भी चार्ज होता है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल पे चार्ज होगा और आप चाहते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल मूव नहीं करे, कोलोइडल पार्टिकल मूव नहीं करे, तो दोनों तरफ एसपीएम लगा दीजिए, नहीं। अब जो चार्ज वाले आपके सॉल्वेंट होंगे वो अपने आप, अगर उन पे निगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लगेंगे, नहीं। तो यहां भी सिर्फ सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, सॉल्यूट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का यही मतलब है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का मतलब क्या है, सॉल्वेंट फ्लो करे इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल फ्लो नहीं करे, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। दिक्कत है? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है।